दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। नींद उड़ गई है, जमीन खिसक गई है, बेचैनी बढ़ रही है, मौसम में उमस बहुत ज्यादा है और इंद्रदेव ने भी उत्तर प्रदेश से लगता है दूरी बना ली। बरसात का मौसम हो, उमस बहुत ज्यादा हो और सूरज देव का प्रकोप हो तो आप जानते हैं क्या होता है। प्रकृति क्या अपना संदेश दे रही है, लेकिन हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा है। मंच सजा था आज लखनऊ के एक सितारा होटल में। बाकी समझ जाइए कहां का मंच होगा। और आके वो भाषण दे रहे थे जिनको कल एक सज्जन बता रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े सनातनी। वो बता रहे थे कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में पाषाण काल था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं देखी थी लोगों ने, कुछ भी नहीं था। और उत्तर प्रदेश में जो भी है पिछले 9 सालों की देन है। कैमरा भीड़ पे नहीं जा रहा था कि सामने कितने लोग हैं। खैर साहब, जब जनता के टैक्स पेयर के पैसे से लोग आपके लिए मंच सजाने के लिए तैयार हैं और आपको खुद ही बोलना और आपके चहेते अधिकारी दर्शक दीर्घा में बैठ के ताली बजा रहे हैं, तो ऐसे आत्ममुग्ध के लोगों के बारे में क्या बात करना। गोरखपुर में पोस्टर लग गया, राम नाम जपना चढ़ावे का माल जपना। इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया। एक ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के नेता को, एक मौर्य समाज के युवक को और एक निषाद समाज के युवक को ऐसा बताया जा रहा है, तीनों को जेल भेज दी। और किस तरह सरकार हिली है राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर कि आज पूरे प्रदेश में बैनर लग गया, दिल में बाबर मुंह में राम। और वो फोटो लगा दी गई शिवपाल की, अखिलेश की, राम गोपाल की। और याद दिलाया जा रहा है, भाई कौन सी मशीन है जिसमें आप पता कर लेते हैं कि मुंह में राम है और दिल में बाबर है। बताइए ना कहां मिलती है मशीन वो। और अब कोई कार्रवाई नहीं, अब कोई भी कार्रवाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सीतापुर के सांसद आनंद भदौरिया ने, तमाम जगहों पे लोगों ने उन पोस्टरों को हटाया। उत्तर प्रदेश में कानून है कि जो पोस्टर छपा है उसमें पोस्टर छापने वाले का नाम होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग जा रही है शहरों में, देखिए इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग, और प्रशासन को पता नहीं चलता। 50 करोड़ की जमीन, आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक उपाध्यक्ष कूटनीति करके अपने नाम करा लेता है। 50 करोड़ की जमीन, पुलिस एफआईआर नहीं करती है। जो जो शख्स डायलिसिस करा रहा है पिछले 2 साल से, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, उसकी वृद्धम पत्नी थाने थाने एसीपी डीसीपी, आजकल तो
एसीपी, डीसीपी, एडीडी, एडीसीपी, तब सीपी, किसी ने नहीं सुनी। वो बनारस के कोर्ट में गई, सीजीएम साहब ने कागज दिखाकर ये तो सीधे सीधे अपराध है, मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई क्या होगी ये आप सब जानते हैं। कोर्ट के आदेश से मुकदमा तो दर्ज हो गया है, उसमें रजिस्ट्री विभाग के 2 अधिकारियों को भी एफआईआर करने का आदेश हुआ हुई। हमारे साथ आनंद प्रकाश तिवारी जी, संपादक बनारस से जुड़ गए हैं। ये कौन सी मशीन है बीजेपी के पास जिसमें पता चल जाता है कि दिल में बाबा है, मुंह में राम है? अभी तक तो हम जानते थे कि इजराइल से एक पेगासस लाए थे, उससे जासूसी करवा रहे थे अपने लोगों की और विपक्षी लोगों की, या जिससे जिससे इनको खतरा था उसकी दिनचर्या की जानकारी ये किया करते थे। अब एक कोई और नई मशीन इजाद हो गई होगी जो उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में बांट दी गई है, और दिल के अंदर झांक करके देखते हैं। अरे तो जरा अपने भी दिलवा के अंदर झांक के देख लो कि तुम्हारे दिल में राम कहाँ है, और तुम्हारे यहाँ राम के घर से जो चोरी गया है सब, वो सब कहाँ छिपा है, उसको भी तो देख लो। और यार नहीं तो वो भी आप जो चर्चा कर रहे हैं वो 50 लाख की, वो 50 करोड़ की जमीन उस वृद्धा का कोई असर नहीं है, और उसको तुमने ठगी से, ऐसे न जाने कितने केस ये लोग कर रहे हैं, जहां कहीं हो हर जगह खाली लूटपाट, खाली लूटपाट, खाली लूटपाट। कितनी हाही इनको पड़ी, कितनी बड़ी भूख इनकी है कि जिसने चीज के किसान होने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक अपने कारपोरेट मित्रों को लुटा रहे हैं, अपने लोगों को लुटा रहे हैं। खाली 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 डकैती, खाली खाली इनकी इनकी भूख और प्यास कमी नहीं हो रही है। तो वो मशीन तो निश्चित रूप से इनके पास होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो शासन प्रशासन है वो तुमको पक्षपात पूर्ण व्यवहार भी अन्याय ही कहलाता है। तो ये अन्याय की सीढ़ी पर चढ़ करके ये लोग कब तक कैसे शासन चलाएंगे, क्या करेंगे, जनता का कब तक दोहन करेंगे और कितना दोहन करेंगे? ये तो हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। इतने बड़े बड़े पोस्टर, माने एक पोस्टर अगर छोटा सा कोई एक साथी हमारा लगा देता है तो उसको तो आप उठा करके जेल में बंद कर देते हो, और इतने बड़े बड़े होल्डिंग, इतने बड़े पोस्टर पूरा पाट दिए हो। और एक बात ये भी है कि वो चाहे इतना पाट दें, इसका कोई मतलब भी नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चीजों को, ये लोग क्या हैं, इन लोगों की क्या औकात है, इन लोगों की क्या मन, इनके मन में क्या है। इनके मन में केवल घृणा, केवल जुगुप्सा और आम आदमी के प्रति नफरत, और उसको एक नरम चारा के रूप में देख रहे हैं आदमियों को। और ऐसे जितने वृद्ध दंपति हैं या जहां कहीं भी ऐसा दिखाई पड़ता है, असहाय दुर्बल लोग हैं, वो इनकी नरम चारा है, और इनको केवल और केवल भक्षण का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले प्रदेश में गड्ढे हुआ करते थे, सड़क नहीं होती थी। अच्छा आनंद जी, जब मैं एक बड़े मीडिया हाउस का यूपी प्रभारी था, उत्तराखंड प्रभारी था, तो 2016 के पहले दिल्ली से, मतलब यूपी लखनऊ से देहरादून की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी। तो 2006 से लेकर 2016 तक मैं लगातार पूरा यूपी उत्तराखंड इनोवा और तमाम गाड़ियों में ट्रेवल किया करता था। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि सड़क नहीं थी, गड्ढे थे। अच्छा, कानून व्यवस्था की बड़ी दुहाई देते हैं, ये बड़ी दुहाई देते हैं कानून व्यवस्था की। एक पुराने पत्रकार साथी रहे हैं विकास मिश्रा, आप लोगों ने विकास मिश्रा को देखा तो नहीं होगा, लेकिन तमाम टीवी के अच्छे एंकर्स उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे। रोहित सरधाना आपको याद होगा जी, रोहित का शो हो, दस्तक का शो हो, सबकी स्क्रिप्ट लिखा करते थे। विकास मिश्रा बहुत अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने एक अपना अनुभव लिखा है कि परसों रात को वो जा रहे थे नोएडा से दिल्ली, उनका घर जो पड़ता है नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पे पड़ता है। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, रात को 1:30-2 बजे करीब, और
उसमें बताते हैं कि वो इतना घबरा गए थे, इतना घबरा रहे थे कि जब उन्होंने गाड़ी पंचर वाले को बुलाया, कुछ कंपनियां हैं जो आजकल ऑनलाइन हमेशा आपको अवेलेबल होती है, तो उसने आने में काफी देर कर दी। और वो बता रहे थे कि इसी जगह पे अभी फलाने आदमी रुके थे 2 दिन पहले, उनके साथ उनका उनको उनके साथ उनको लोगों ने लूट लिया था। वो एक घटना का और जिक्र कर रहे थे कि अगर ये लोग रात को उस हाईवे पे किसी को पा जाते हैं तो उसको गाड़ी में बैठाते हैं, उसके पास जितने एटीएम कार्ड होते हैं वो सब ले जाके बैंकों से खाली करा देते हैं। मतलब वो एकदम जीवन और मौत के बीच का पूरा संस्मरण उन्होंने लिखा है। ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं। और योगी जी को गुणगान करने से फुर्सत है नहीं। महिला सुरक्षा के दावे की तो क्या पोल खिली है, सबने देखा है। एक 24-25 साल की युवा बेटी अपने पिता को लेके जा रही है हॉस्पिटल, विवाद हो जाता है, उस बेटी को लोग मारते हैं, गुंडे मारते हैं, पुलिस के सामने मारते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही होती, वीडियो बनाती है। और जब वीडियो वायरल हो जाता है, सपा के नेता पहुंच जाते हैं, तब जाके एसएसपी साहब को लगता है कि कुछ हुआ नहीं। और सुनिए सबसे मजेदार बात, 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है और यह दावा किया गया कि उसमें 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का काम तो शुरू हो गया है। ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में मेट्रो चल रही है। जरा एक नई मेट्रो परियोजना बता दे योगी आदित्यनाथ जी, जो उनके शासनकाल में शुरू हुई है। हवाई अड्डा भी खुल गया है, हवाई यात्राएं भी हो रही हैं 8-8। नहीं, फिर भी बात, 7 मेट्रो स्टेशन कौन से? गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब तो मायावती अखिलेश जी के जमाने में शुरू हो गया था। लखनऊ अखिलेश जी के जमाने में शुरू हो गया था। कानपुर आगरा के काम भी अखिलेश जी के जमाने में शुरू हो गया था। इन्होंने कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया? वाराणसी के रोपवे की बात कर रहे हैं। रोपवे की क्या स्थिति है पंडित जी, कब तक शुरू होगा? 4 साल से बन रहा रोपवे, 3.5 किलोमीटर का जो रोपवे है, जो 4 सालों से बन रहा है, कब तक शुरू होगा? रोपवे में टावर सब बन रहे हैं, बीच सड़कों पर गोदौलिया जैसे बेस्ट सड़कों पर सड़क छाप के पूरा वो और सारा रास्ता रोक दिया गया है और उसमें दुकानें आवंटित होंगी। रोपवे क्या होगा, कैसे होगा, तो बात की बात, उसमें सब कारपोरेट दुकानें आवंटित हो जाएंगी। तो ये जो आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, ये क्या होगा? वो जो दावा कर रहे हैं और ये पोस्टर लग जा रहे हैं, पोस्टर लग जा रहे हैं कि मुंह में राम और दिल में बाबर। क्या इन पोस्टरों के जरिए वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की मां की खबर को दबाना चाहते हैं? क्या है एक्चुअल, क्या है? भाई कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करना उनका काम भी, उनको कोशिश करनी भी चाहिए। अब ये है कि इनका तो पूरा इतिहास ही है, इसी तरीके से माइंड को डाइवर्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम और तरह तरह का जाति धर्म की अपना करके उधर से ध्यान हटावें। लेकिन इस बार घाव चूंकि इतनी करारी लगी है, इतनी तगड़ी चोट लगी है कि वो उसका भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल है। चाहे जो करें, चाहे जैसे करें, इस बार एकदम छलनी हो गया है। लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार अगर होता रहेगा, आपको बताना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए। चढ़ावा चोरी में दुष्प्रचार पर ही तो इनका पूरा का पूरा टिका हुआ है, सारा मामला उसी पर टिका हुआ है। वेरी बिगनिंग यही कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद हो गई है, हद हो गई है। इसीलिए ये छोटा सा भी अगर कहीं पोस्टर निकल जाता है, कहीं बात होती है, कोई आदमी बोलता है, तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम सांप सूंघ जाता है।
कि आनंद फानंद में उसको गिरफ्तार करना, उसको जेल भेजना, उसके ऊपर तमाम उत्पीड़न करना शुरू कर देना। और ऐसे सारे लोग, ऐसे दरिंदों को पूरा खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है सड़क पर। तो इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, आदमी क्या करेगा? न्यायपालिका में जाएगा, सत्याग्रह करेगा, हिंसक रास्ता अपने आंदोलन करेगा, वो तो सब किया ही जा रहा है, लोग कर रहे हैं। और लोग इस पूरी हकीकत को समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हकीकत को। बनारस के मामले में कुछ बोला क्या पार्टी ने? कुछ क्या बात बोले? आगे कुछ नहीं बढ़ी? बोलेगी। बताइए, आयुष्मान कार्ड के नाम से के बहाने किसी की जमीन के कागज में खेल हो जा रहा है। और वो वृद्ध महिला, सोचिए पुलिस वालों के पास कितना दौड़ी, नहीं सुनाई दी, सीजीएम साहब ने उसकी बात मान ली, एफआईआर का आदेश हुआ। एफआईआर से तो न्याय नहीं मिलेगा कि मिल जाएगा पंडित जी? अब शुरुआत तो उम्मीद तो बनती है, लेकिन अभी तक जितनी प्रक्रिया देखी जा रही है, एफआईआर भी हो जाता है, जेल भी चले जाते हैं, फिर जेल से ससम्मान उनको निकाल करके बाकायदे बात सम्मानित किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब एफआईआर हुआ है तो उम्मीदों पर दुनिया कायम है। आदमी क्या करेगा? अगर उम्मीद भी तोड़ दी जाए, जो भी व्यवस्था है उस पर उम्मीद तो करना पड़ेगा। और अभी भी उम्मीद तो एक की जा रही है, उस पर कुछ कुछ होगा जरूर। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा? जहां प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व है, उसका मंत्री इन्वॉल्व है, उसका मंत्रालय, रजिस्ट्री पंजीयन मंत्रालय इन्वॉल्व है, उनका नेता इन्वॉल्व है, खुलेआम नेता इन्वॉल्व है। अब तक तो ये होता था भाई कि अगर बगल में आप खड़ा होकर फोटो खिंचा लीजिए तो उसका कुछ पार्टी संबंध होता है। लेकिन यहाँ तो सब हो रहा है, हर दृष्टि से हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, पदाधिकारी कर रहा है। तो क्या कहा जाए? हालत तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निराशाजनक हालत है। लेकिन इसी में से आशा का कण भी फूटेगा। उम्मीद तो बनाए रखना होगा, उम्मीद तो बनाए रखना होगा। अच्छा, अखिलेश जी ने पलटवार किया है। चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी की क्रोनोलॉजी नहीं, भाजपाई क्रिमिनोलॉजी का कुचक्र समझिए। ये कह रहे हैं कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी की क्रोनोलॉजी नहीं, भाजपाइयों की क्रिमिनोलॉजी समझिए। वो कह रहे अपराध शास्त्र के क्रोनोलॉजी नहीं, प्रोफेसर हैं लोग, आचार्य हैं। क्रिमिनल। क्या बोलना आप? अपराध शास्त्र के आचार्य हैं ये लोग। हाँ, अपने संगी साथियों के माध्यम से पूरी दुनिया के आस्थावानों से गुपचाप संपर्क साधो, उनकी आस्था का भावनात्मक दोहन करो, बड़ा बड़ा चंदा, दान, बहुमूल्य रत्न, नगद उगाहो, रसीद देने के नाम पर धातुओं की गुणवत्ता की जांच कराने का बहाना बनाकर टाल दो, देश के अंदर लोगों को बड़े बड़े समूहों में प्रायोजित तरीके से मंदिर ले जाओ, फिर वहां चढ़ावा, चंदा, दान के रूप में वसूली करो, साथ ही विभिन्न धार्मिक अवसरों व तिथियों के नाम पर नकली रसीद छाप कर बंटवा कर घपला करो। ये बड़ी बात बोली उन्होंने जी जी कि विभिन्न धार्मिक अवसरों व तिथियों के नाम पर नकली रसीद छपवा कर कटवा कर घपला करो जी। है। फिर न्यास के नाम पर अपने लोगों को सेट करके भ्रष्टाचार का अभ्यास बढ़ाओ, फिर अपने विश्वसनीय लोगों को बैठाकर साठ गांठ करके गलत गलत गिनती करने का गोरख धंधा चलाओ। एक बात और बताऊं आनंद जी, आपको पता है कि नहीं पता है, जिस श्रीवास्तव जी की ड्यूटी में को प्रभारी बनाया गया था गणना का, वो सिंडिकेट बैंक से आर्थिक गबन के मामले में बर्खास्त किए हुए हैं। जी। तो कितने योग्य आदमी को ऐसे में वो छांट छांट के रखा जाता है, उनके यहाँ सारे नगीनों को अपना सजा के रखा जाता है, मौके पे निकाला जाता है, उनको मौके पे निकाला बताइए, जाता है। जो बैंक कर्मी आर्थिक गबन के मामले में बर्खास्त किया हो, उसी को आपने राम मंदिर में चढ़ावे की गणना का प्रभारी बना दिया था। तो योग्यतम कैंडिडेट है, उसको इतना अनुभव है, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, जो भी जितना आदेश दिया जाएगा उससे आगे बढ़ करके पालन करेगा। उसकी योग्यता का मापदंड तो अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये बड़ा अच्छा अखिलेश जी ने लिखा है कि अपने लोगों को स्थानीय, और सुनिए,
फिर अपने विश्वसनीय लोगों को बैठाकर 60 गांठ करके गलत गिनती का करने का गोरख धंधा चलाओ। तो सही बात कह रहे हैं भाई, आपने इतना मजबूत गणना प्रभारी बनाया था जो बैंक से आर्थिक गबन में बर्खास्त हो, तो कौन गलत बात कर रहा है? सिर्फ धर्म धन में सेधमारी करो, सीसीटीवी अन्य सबूत गायब कर दो, और जो अगला बनारस को लेकर और तमाम जगह को लेकर कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये जमीन जमीन कब्जे आने वाली पार्टी है। बोल रहे अपने लोगों को स्थानीय जमीन सस्ते में खरीदवाओ, अपने लोगों को स्थानीय जमीन सस्ते में खरीदवाओ और फिर न्यास के पैसे से वही दाम जमीनें 20 गुने दाम में खरीद कर आपस में अधर्मी मुनाफा बांट लो। फिर उन पैसों से अनरजिस्टर्ड कार्यालय बनाओ। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उन पैसों से अनरजिस्टर्ड कार्यालय बनाओ? कहीं उनका इशारा नागपुर और दिल्ली की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है उनके नाम पर इतना अकूत धन संग्रह हो रहा है। आखिर इसकी कोई तो सीमा होगी, कहीं तो जवाबदेही होगी, कहीं तो देना पड़ेगा। तो अब इससे ज्यादा अत्याचार और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का क्या उदाहरण हो सकता है? फिर उन कार्यालयों के जरिए अपना जाल और फैलाओ, चोरी के धन का बहुमूल्य धातुओं के रूप में ठोसीकरण करके बोरियों में भरकर दूसरे राज्य में भेजकर नकली प्रचारकों वोटरों का गिरोह बनवाकर चुनावी घोटाला करवाओ। जी, तो बड़े गंभीर आरोप है। जब ये राज खुल जाए तो 2 नंबर काम के लिए नंबर 2 को आगे कर दो। जब ये राज खुल जाए तो 2 नंबर काम के लिए 2 नंबर को आगे कर दो। एक अयोध्या के एक संत ने आज कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। क्या? वो तो अब भाई संत लोग आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि गोविंद देव गुरु को सब कुछ पता था। वहां सबको पता है, ऊपर से लेके नीचे तक सबको पता है। बिना पता के ऐसे कुछ होता है क्या? जो आदमी आप तो अंदर बात करो। अच्छा, थैंक यू। तो आप बाहर बैठे थे क्या? हाँ, हम वो दरअसल यूपी भवन में बैठे हैं ना, तो अब तो यहाँ लोग हैं जहाँ तहाँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अब यूपी भवन में बैठ के आप आलोचना करेंगे? जी जी जी। वो भले यूपी भवन जनता के टैक्स के पैसे से बनाओ। नहीं, वो डिस्टर्ब होता है दरअसल ना, अगल बगल के कमरों में डिस्टर्ब होता है। बात सही है उनकी बात अपनी जगह ठीक है। अगल बगल कमरों में डिस्टर्ब होता है ना। जी, तो अभी निकलना है सर जंतर मंतर के लिए। ठीक है, आप निकलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप राम के प्रति निष्ठा रखे हुए हैं। आपने देखा तिवारी जी दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली से भी इस मुद्दे पर लाइव थे हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राम मंदिर में चल रहा है, आखिर ये पोस्टर क्यों लगाए गए, ये पूछना है मुझे दर्शकों से कि ये पोस्टर आखिर क्यों लगाए गए हैं। मुंह में राम दिल में बाबर, ये क्यों भाई, क्यों परेशानी हो रही है? क्यों परेशानी हो रही है भाई? क्या जनता जो जवाब पूछ रही है कि भैया तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा? चंदा चोरी पे जनता सवाल न पूछे, चढ़ावा चोरी पर जनता सवाल न पूछे। सोचिए, पिछले अब तो 40 दिन होने जा रहे हैं। आज 14 तारीख हो गई, 7 जून को पोल खुली थी ये। तो 7 जून से कितनी बार अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई और हर कोशिश नाकाम हो जा रही है। और अब तो ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत में आपको पता है कि कल सुनवाई हुई है। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके बोला कि भैया सब लोग हाजिर हो, सब लोग हाजिर हो, बताओ एसआईटी की रिपोर्ट क्या है। ऐसा और ये भी पूछा है कि एसआईटी में कौन कौन अधिकारी है।
इसकी नियुक्ति कैसे हुई, तमाम सवालात का जवाब लेके बुलाया है 20 जुलाई को। और मजेदार बात यह है कि इस मुद्दे पे दिल्ली और लखनऊ दोनों एक हो गए हैं। संकट में जब दोनों आए तो दोनों ने तय किया एक ही वकील साहब को भेजा जाए। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा और नोटिस तामील हो गई है। लेकिन फिर वही बात कल कुछ दर्शक लिख रहे थे कि अगर जल्दी जल्दी तारीख नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं इस मामले में त्वरित न्याय हो। और कोई बुराई भी नहीं है भाई, कोई बुराई भी नहीं है भाई। आप अखिलेश यादव का सीडीआर मांग रहे थे, दावा कर रहे थे कि अखिलेश यादव टिल्लू यादव से बतिया कर बात करता था। उस पर जब अखिलेश यादव ने मुकदमा ठोक दिया तो सब लोग माफी मांगने लगे। निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से सीधे ही माफी मांगी, उन्होंने अखिलेश यादव के वकील से माफी मांगी है। खैर, अब आते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जितने ट्रस्टी हैं, रिपोर्ट आ रही है कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनके रिश्तेदारों का बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छी दिशा में एसआईटी काम कर रही है। तो जरा ट्रस्टी और ट्रस्टी के परिवार वालों का भी अकाउंट तलाशा जाए ना, क्योंकि जिनके जिम्मे मैनेजमेंट का जिम्मा था, जिन्होंने नियमों को, जो एसओपी होता है, अगर वो संपत राय बंसल की एसआईटी को लिखी चिट्ठी अगर वो सही है, वायरल चिट्ठी सही है, तो उसमें क्या था कि स्टेट बैंक की जो चेस्ट के लेके नियमावली है कि जितनी बार चेस्ट में कोई जाएगा उसकी चेकिंग हुई, जितनी बार बाहर आएगा उतनी बार चेकिंग होगी। और किन लोगों ने नियम बदला कुंभ के दौरान कि अब हर बार चेकिंग नहीं होगी, रैंडम चेकिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चढ़ावे में मिले स्वर्ण आभूषणों को लोग कैसे निकाल के लेके चले गए। सुरक्षा अवस्था पे भी सवाल है। अनिल मिश्रा, चंपत राय बंसल, गोपाल राव, क्या इनकी कोई भूमिका नहीं थी? जिनका काम था, आप सब चीज की, हर चीज का क्रेडिट लोगे। तो अगर आपका काम था कि मंदिर सुचारू रूप से चले, उसमें कोई, अब आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी यह है कि आप राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे बुरी तरह से घिर गए हो। और सवाल कौन उठा रहा है? किसके ट्वीट से भंडाफोड़ हुआ, और भंडाफोड़ हो गया तो उसके बाद आपने क्या क्या किया। मैं टाइम के समेत बता रहा हूं। 7 जून को अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो रही है। 9 जून पर अखिलेश यादव पर पहला व्यक्तिगत हमला, उनकी बेटी अदिति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया पे की गई। 4 दिन तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मौन रखा, लेकिन जब उनके पास इनपुट आया इंटेलिजेंस का कि ये मुद्दा बहुत भारी पड़ने वाला है, तब उन्होंने सार्वजनिक मंच से 5वें दिन कहा कि हमने पुलिस वालों से कहा कि अखिलेश यादव की बेटी, पूरे प्रदेश की बेटी, आप लोग एफआईआर कीजिए। और इसी दौरान डिंपल यादव ने क्या कहा था कि हमको ध्यान नहीं भटकाना है, हमको चंदा चोरी पे सवाल पूछते रहना है। खैर साहब, 13-14 जून के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने हिम्मत दिखाई, कानपुर के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई
एक आध दो आरोपी भी पकड़े गए। फिर जब वो मामला, उससे भी भारतीय सपा का मनोबल नहीं टूटा तो ओम प्रकाश राजभर को उतारा गया। उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले हैं। पहले टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, अब सपा टूटने वाली है। जब वो दांव नहीं चला तो फिर ये बोला गया पहले राजभर के द्वारा कि टिल्लू यादव अखिलेश यादव का रिश्तेदार है, टिल्लू यादव गबन करता था, और उसके बाद उसने अखिलेश यादव के कहने पे भंडाफोड़ कर दिया। तो तमाम कहानियां हैं। हेलो। तो उसके बाद एक भारद्वाज जी को उतारा गया, पता नहीं उनका नाम भारद्वाज है कि नहीं है। उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया कि टिल्लू यादव ने अखिलेश यादव से 900 बार बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अखिलेश यादव ने कहा नहीं, अब बहुत हो गया, अब सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है, अब हम एफआईआर कराएंगे। तो भाई साहब लीगल नोटिस भेजी, एफआईआर के लिए एप्लीकेशन गई, भारद्वाज जी हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे। जैसे रीवा से जो सज्जन गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने अदिति के बारे में अनाप शनाप बोला था, वो कहने लगे अदिति मेरी बेटी की तरफ से है, मुझे माफ कर दीजिए। उसी तरह भारद्वाज जी माफी मांगने लगे। और कल निशिकांत जी ने पहले अखिलेश यादव के वकील से माफी मांगी। आप ये देखिए कितने बड़े ये माफी वीर है। अगर विपक्ष ये कहता है कि ये सावरकर की औलादे हैं, ये माफी वीर हैं। बाकी लोकसभा वाला सीन तो याद होगा ना आप लोगों को। लोकसभा वाला सीन याद है ना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, याद, लोकसभा वाला याद है ना आपको। अरे यार, अगर मौत का डर लगता है तो अपने आप को भक्त कहना बंद कर दो। फिर धार्मिक चोंगा पहनना बंद कर दो। मौत का डर लगता है तो धार्मिक चोंगा पहनना बंद कर दो, क्योंकि महादेव का भक्त, ईश्वर का भक्त हर वक्त अपना सब कुछ ईश्वर को दान देने के लिए तैयार रहता है। उसको पता है कि ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। खैर, इन माफी वीरों के बारे में क्या बात की जाए। विपक्ष बार बार तो कहता है सावरकर ने कितनी चिट्ठियां लिखी थी। आज ये कौन सी मशीन आई है भाई जिसमें आप पढ़ ले रहे हो, जिसमें आप पढ़ ले रहे हो कि मुंह में राम है और दिल में बाबर है। कौन डर रहा है, किसकी जमीन खिसक रही है, ये जनता देख रही है। पूरे प्रदेश में किसने पैसे दे के लगवाए हैं पोस्टर्स। किसने पैसे दे के पोस्टर्स लगवाए हैं, किसने लगवाए हैं। क्यों डर गए हो भाई, क्यों दुष्प्रचार करवा रहे हो भाई। आपने तो दुष्प्रचार 2024 में भी किया था, आपने जबरदस्त दुष्प्रचार किया था। जब भाजपा ने प्राण प्रतिष्ठा के समय विपक्ष के लोग, जब उन्होंने साफ कह दिया कि ये राम मंदिर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी का, एक पार्टी का आयोजन, इसमें हम नहीं आएंगे, और ये आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा, तब भी तो आपने कहा था विपक्ष को हिंदू विरोधी। उसी अयोध्या की जनता ने, राम की, प्रभु श्री राम के भक्तों ने
विपक्ष के बटन पे बटन दबा दबा के बता दिया कि अवधेश प्रसाद असली राम भक्त है, असली हनुमान भक्त है। अयोध्या नरेश बना दिया अवधेश प्रसाद को, सांसद बना के भेजा, और पूरे मंडल में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला लोकसभा चुनाव में। इसलिए इतिहास से सबक लीजिए। चंदा चोरी पे अब आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे भी जवाब देना होगा। देश दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आवाज को इस तरह से मत भरमाइए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब की तैयारी दीजिए। 20 जुलाई को क्या जवाब देंगे आप? मुद्दे को मत भटकाइए। मुद्दे को मत भटकाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, मुद्दे को मत भटकाइए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो बताएं कमेंट करके कि क्या उनको किसी ऐसी मशीन के बारे में पता है, कोई मशीन का आविष्कार हुआ है जिसमें पता चलता है कि आदमी के मन में क्या है और दिल में क्या है। एक साथ दुष्प्रचार किया जा रहा है। बस सारा सब कुछ यही है कि चंदा चोरी पे, चढ़ावा चोरी पर जनता को बातचीत करने से रोका जाए। जनता के, लेकिन ये गांव गांव मुद्दा पहुंच गया है। लव कुश मिश्रा के घर ये आलम है उस व्यक्ति की वजह से, उस चढ़ावे चोर की वजह से, कि उस गांव के निवासी अपमानित हो रहे हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लोग बोलते रहे तुम तो उसी गांव में रहते हो ना जिसके गांव में चढ़ावा चोर रहता था। पूछ रहे हैं लोग। अभी परसों वायरल था कि चंपत राय बंसल की रिकमेंडेशन पे वीआईपी पास बन रहा है। ये आलम है साहब, ये आलम है। लोग पूछ रहे हैं चंपत राय बंसल के रिकमेंडेशन पे वीआईपी पास कैसे बन रहा है। और आज जो अयोध्या के संत महाराज ने गोविंद गिरी पर आरोप लगाया है, गोविंद गिरी पर आरोप लगाया है आज अयोध्या के संत महाराज ने, उस पे क्या कहना है? भाई वो आखिर क्यों बचाया जा रहा है? ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है? ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है, बताइए। अयोध्या में ये खेल हो गया, नजूल की जमीन खरीद ली गई, बेच ली गई। क्या गलत कहा है अखिलेश यादव ने कि पहले अपने रिश्तेदारों के नाम पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि पहले रिश्तेदारों को बोल के उस एरिया की जमीन खरीदवा लो, उसके बाद उस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर 12 गुना रेट पे खरीद लो। आरोप लगा है, आरोप लगा है, आरोप लगा ना कि जहां सरकार ने 4 लाख रुपए बिस्सा पे जमीन खरीदी है, वहां चंपत राय बंसल ने एक बंसल परिवार से 48 लाख रुपए बिस्से के हिसाब से 12 गुना के रेट पर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी है। आप पिछले 5 साल की अयोध्या और के आसपास की जितनी जमीन है सबकी रजिस्ट्री का टेल निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। सार्वजनिक तो कीजिए, और ट्रस्ट के जुड़े हर व्यक्ति के खाते की, उसके खाते की, उसके रिश्तेदारों के खाते, उनकी भी जांच कीजिए, सब पता चल जाएगा। सपा नेता राजपाल कश्यप ने कहा है
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी व लूट, भाजपा दुष्प्रचार का सहारा ले रही है। सपा की भ्रामक होर्डिंग लगा रही है। बीजेपी होर्डिंग लगाने वाले पर कार्रवाई हो। और इधर ये गोविंद गिरी का इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने दावा कर दिया, अभी एसआईटी की रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, और गोविंद गिरी जी ने दावा कर दिया कि 3 करोड़ से ज्यादा की चोरी ही नहीं हुई है। इनको 3 करोड़ रुपए बहुत कम रकम लग रही है गोविंद गिरी जी को। दर्शकों आप बताइए, ये गोविंद गिरी कह रहे हैं जिनसे मांगा जा रहा है कि आपको अध्यक्ष आपको भी इस्तीफा देना चाहिए, तो कह रहे हैं मैंने कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, और 3 करोड़ की तो चोरी हुई है। इनको पता चल गया, इनको पता चल गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी को लाइव जोड़ा जाए। वो ऐसी जगह पे जहां पे नेटवर्क नहीं है कि सपा पे खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए हैं, मुंह में राम दिल में बाबर, कि क्यों, आखिर हार का डर ऐसा क्यों लग रहा? कौन है जो पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगवा रहा है एक साथ, और सरकार को पता भी नहीं चल रहा है? कल रात को लगी है, सुबह दिखाई दे रही है। और ये बयान देखिए गोविंद गिरी का, कि 3 करोड़ की तो चोरी हुई है। इनको पता चल गया। अभी 15 तारीख को कल एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है, और इन्होंने कह दिया कि 3 करोड़ की चोरी हुई है, मैं क्यों इस्तीफा दूं? 3 करोड़ इन लोग के लिए छोटी रकम है भाई। 3 करोड़ इन लोग के लिए छोटी रकम है। योगी जी फिर बयान दे रहे हैं, वही वाला बयान कि अयोध्या धाम में आस्था की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर नमाज पढ़वाने का काम किया था। कोई सरकार सबूत नहीं दे पा रही है, लेकिन वही है घुमा फिरा के कि भाई तुम चंदा चोरी पे बात मत करो, तुम चढ़ावा चोरी पे बात मत करो, बस उसी पे लगा दिया गया है, उसी पे लगा दिया गया है। ये मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि अगर भदौरिया जी जुड़ जाएं, समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी से मैं जुड़ने के लिए मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे नेटवर्क में आऊंगा तो मैं जुड़ जाऊंगा। तो ये जो भी चल रहा है ये नहीं बता रही है सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के उस उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने एक वृद्ध टीचर की जो कि डायलिसिस से पीड़ित है उसकी कूटरचित दस्तावेजों के जरिए उसकी 50 करोड़ की जमीन अपने नाम कराई। उसको क्या भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया? और देखिए एक टीचर जिसको डायलिसिस हो रही है, जिसकी उम्र 65 साल की है, धोखे से उसकी जमीन अपने नाम करा ली जाती है, और उसकी परेशान पत्नी पुलिस के पास दौड़ती रहती है कि एफआईआर कर लीजिए, एफआईआर कर लीजिए। पुलिस एफआईआर नहीं करती है, थक हार के जिला न्यायालय में जाती है। तो
ये कहानी है। दोस्तों कुछ कमेंट्स आए हैं, कमेंट पढ़ देता हूं, फिर ये लाइव हम लोग अब बंद करेंगे। एक सज्जन लिख रहे हैं बाबर जनता पार्टी, किसको लिख रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चंदा चोरों ने पोस्टर छपवाया है, इनको पकड़कर जेल भेजा जाए, एक सज्जन लिख रहे हैं। एक फूलचंद यादव लिख रहे हैं बीजेपी के दान पत्र चोरों को शर्म नहीं आती है, ये चढ़ावा चोरी पार्टी यही है, ये देश के लुटेरे हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं पाखंडी लोग परेशान है, भांडा फोड़ दिया अखिलेश यादव ने। ये लिख रहे हैं एक सज्जन, बड़ा सही लिखे हैं। कौन है ये लोग जो पकड़े नहीं जाते हैं, पोस्टर लगाकर गायब हो जाते हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी को मानहानि का केस करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी किसके खिलाफ मानहानि का केस करेगी जब पोस्टर लिखने वाले का पोस्टर किसकी तरफ से लिखा है आया उसका नाम ही नहीं है। एक रामा यादव लिख रहे हैं ऐसे लोग हैं जो पहले का कहावत है कि जूता गिर हजार तमाशा घुसकर देखो ये बाल, मतलब कुछ ऐसा लिख रहे थे। तो ये है तो अब मैं ये लाइव यहीं खत्म कर रहा हूं। तिवारी जी दिल्ली से जुड़े थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।